गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिज़िक्स। आज के इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम आपको सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी देंगे और ये जो जानकारी होगी वो आपको इस सब्जेक्ट को समझने में आगे बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। After that we will discuss about atomic structure of silicon and germanium atom. उसके बाद हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जीज ऑफ आइसोलेटेड एटम। उसके बाद एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड जैसा कि आप सभी जानते हैं ठोस पदार्थों को जिनकी अपना एक निश्चित आकृति व आकार होता है और जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे हुए होते हैं उनको हम सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं हम चालक पदार्थ। दूसरे होते हैं आपके इंसुलेटर, जिनको हिंदी में हम कहते हैं कुचालक। तथा तीसरे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर, जो कि आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको हम हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। सबसे पहले हम बात करेंगे चालक। आप सभी जानते होंगे कि चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो इन सब टॉपिक्स को आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चालक पदार्थों की बात करते हैं। चालक पदार्थ जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त आवेश भी कहते हैं हिंदी में। मुक्त आवेश क्या होते हैं ये डेफिनेशन मैं आपको अगले एक टॉपिक में समझाऊंगी। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जिस भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उसमें थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाते ही, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही उसमें करंट का फ्लो इजीली होने लगता है। चालक पदार्थों की दूसरी खासियत ये होती है कि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता आप जानते होंगे कि प्रतिरोधकता पदार्थ का वह गुण है जो उसमें धारा प्रवाह का विरोध करता है। यानी कि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, यानी कि इसमें धारा प्रवाह के विरोध की क्षमता बहुत कम होती है तथा इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखाते हैं तथा चालकता को हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं। रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अगर किसी पदार्थ की चालकता ज़्यादा है तो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी और चालकता कम है तो प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी। तो यही दोनों पॉइंट चालक पदार्थ के लिए यहाँ पे हमारे होते हैं कि चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है तथा चालक पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है। चालक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं सारी धातुएं, ऑल मेटल्स, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कुचालक पदार्थ की।
कुचालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल न के बराबर होते हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ये मैंने अपवर्ड एरो का मतलब है बहुत ज़्यादा होती है, तथा इनकी चालकता बहुत कम होती है। इसका मतलब अगर आप विद्युत क्षेत्र भी अप्लाई करते हैं किसी कुचालक पदार्थ के अक्रॉस, तो भी उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। कुचालक पदार्थों के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके ग्लास, वुड, रबर, माइका एट्सेट्रा। मतलब ऐसे सभी पदार्थ जो कि धारा का प्रवाह अपने अंदर से नहीं होने देते, उनको हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जिनमें प्रतिरोधकता जिनकी चालक व कुचालकों के बीच होती है। जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी चालक व कुचालक पदार्थों के बीच की होती है। यानी कि ये प्रतिरोधक पदार्थों से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, और चालक पदार्थों से इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनकी चालक पदार्थों के कंपैरिजन में प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। इसी तरह आप चालकता के लिए इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हैं अर्धचालक पदार्थों के। मेन एग्जाम्पल जो आप इस सब्जेक्ट में और इस पूरे उसमें ज़्यादा स्टडी करेंगे वो हैं आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम एट्सेट्रा। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, वो हमने पढ़ लिया है। सॉलिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चालक, कुचालक व अर्धचालक। चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, चालकता बहुत अधिक होती है। इनके एग्जाम्पल हैं सभी धातुएं। कुचालक पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है और चालकता बहुत कम होती है, यानी कि इनके अक्रॉस विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। उसके बाद आते हैं आपके अर्धचालक पदार्थ, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता चालक व कुचालक पदार्थों के बीच में होती है, उनको हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम एट्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स को वी कैन फर्दर डिवाइड, मॉलिक्यूल को हम हिंदी में अणु कहते हैं। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जो भी आपके पदार्थ होते हैं वो अणुओं से मिलकर बनते हैं, और अणु आपके परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणु आपके पदार्थ का वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, और परमाणु आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी एटम होता है उसके बीच में एक नाभिक होता है। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में साथ रहते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें आपके इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब आपको पता होगा कि किसी भी पदार्थ का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। तो जो आपका सिलिकॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है, ये आपका सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 14, यानी कि उसमें नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 14। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स में किया है। वैसे तो आप सब लोगों ने केमिस्ट्री का बेसिक जानते हैं, लेकिन फिर भी इस लेक्चर के साथ ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊं। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की कक्षाओं में कि एटम की डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2n² लॉ के अकॉर्डिंग होता है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इफ़ n इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा आपका 2। इफ़ n इक्वल टू 1 इक्वल टू 8, इफ़ n इक्वल टू 2 इक्वल टू 18, इफ़ n इक्वल टू 3 इक्वल टू 32, इफ़ n इक्वल टू 4, यानी कि वेयर n इज़ नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तीसरी कक्षा में आपके 18 और चौथी कक्षा में 32, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सिलिकॉन में, क्योंकि मैंने बताया सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 होते हैं, तो इस 14 को वी कैन डिवाइड लाइक 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो वही हमने किया है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम बात करेंगे जर्मेनियम की। जर्मेनियम को आप Ge से रिप्रेजेंट करते हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं आपके 32। तो अब इसी मॉडल 2n² मॉडल पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 तथा फोर्थ ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। हम देखते हैं कि जो हमारे अर्धचालक महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जिसमें कि हमने बार बार बताया कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, उन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक साधारण मोटी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कह सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलके बना है, और जो अणु हैं वो आपके परमाणुओं से मिलके बने हैं, और परमाणु आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनते हैं। अब कोई भी पदार्थ होता है उसमें कोई एक परमाणु तो होता नहीं है, देयर आर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। जब वो सारे एटम आपस में मिलते हैं, किसी पदार्थ के एक पार्ट के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो वो सारे एटम जब मिलते हैं, तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन के जब बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे एटम जब एक साथ मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, वे आपस में अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। अभी बताती हूँ कैसे। ये देखिए, सपोज आपका एक ये सिलिकॉन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको +4। इसी तरह ये सारे ही सिलिकॉन एटम में सिलिकॉन इन सभी सिलिकॉन एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया था। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि जब बहुत सारे एटम मिलके क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, तो क्या होता है कि वो आपस में अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ये देखिए, इस वाले जो बीच में मैंने ये एटम दिखाया है, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो सिलिकॉन का आपका एटम है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4।
इस डायग्राम में हम ये चीज़ इजीली देख सकते हैं कि सभी सिलिकॉन एटम ने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं। और हम ये जानते हैं कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो आपका एटम स्टेबल हो जाता है। तो ये सब आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके स्टेबल हो जाते हैं और ये एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो कोई भी इजीली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी प्लेस से रिप्लेस नहीं कर सकता। अब क्या होता है हमारा कि इसको जो इस तरीके की शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की आपस में अदर एटम्स के साथ, इसको हम बोलते हैं, इस साझेदारी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी कि सहसंयोजी बंध। तो इस तरह से हमने देखा जो आपके अर्धचालक होते हैं वो आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग में वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इस बीच वाले एटम की बात करूं तो इसके पास शेयरिंग के द्वारा इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह ये अपने नेबर के साथ करेगा, ये अपने नेबर के साथ करेगा, ये अपने नेबर्स के साथ करेगा और इसी तरह सारे के सारे एटम स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हम अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। ठोस पदार्थों में एनर्जी बैंड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो एक आइसोलेटेड एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसी कैसी होती हैं। मैंने अभी आपको एक परमाणु के बारे में बताया कि एक परमाणु में विभिन्न कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं के नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि n = 1 2 3 के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये आपका नाभिक है, न्यूक्ली है तथा ये इसकी विभिन्न कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। दिस इज n = 1, n = 2, n = 3। तो हम क्या कर सकते हैं, सबकी ऊर्जा का स्तर अलग अलग है। जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नाभिक से सबसे ज़्यादा बल लगाया जा रहा है नाभिक के द्वारा। जो दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नाभिक के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो पहली ऑर्बिट के कंपैरिजन में कम है। इसी तरह जो तीसरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नाभिक के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो आपका दूसरी और पहली के कंपैरिजन में कम होता है। तो जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। मीन्स अगर इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एक अलग एनर्जी होगी। इस ऑर्बिट में अगर सपोज 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी अलग होगी। इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं सिलिकॉन एटम की बात करूँ तो इनकी एनर्जी अलग होगी। अब क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी एनर्जी पर रहेंगे, किसी और एनर्जी लेवल को वो नहीं अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर बताऊँ तो अगर ये n = 2, ये n = 1, ये n = 2 तथा ये n = 3 है। और माना, बस समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर n = 1 का मान n = 1, इस एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका ग्राफ है दिस इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी। सपोज n = 1 में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी, सपोज मैंने कहा कि x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n = 2 में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके उनकी एनर्जी सपोज y इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा n = 3 में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सपोज z इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी एक ऊर्जा स्तर पे होंगे। थोड़ा ज़्यादा या कम माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू y, x इज़ नॉट इक्वल टू y, y इज़ नॉट इक्वल टू z। इन सबकी ऊर्जा स्तर अलग अलग है, ठीक है। जो उतने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे रिलेटेड एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, जो मैंने लिखा EV। EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब किसी भी परमाणु में, जैसे इसी परमाणु की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो उसकी नाभिक से दूरी पर डिस्टेंस करती है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। जो इलेक्ट्रॉन, दोबारा मैं इस सेंटेंस को इसलिए बोल रही हूँ जिससे आप समझ जाएं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी अधिक दूरी पर होगा उस इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा उसकी अपनी ऊर्जा बहुत कम होगी और उसे उसकी अपनी ऑर्बिट से हटाना बहुत मुश्किल होगा। सपोज यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसकी अपनी एनर्जी तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को दूसरी ऑर्बिट्स में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो दिस वाज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम। एक सिंगल एटम में इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मैंने आपको जस्ट इससे प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि कोई भी आपका पदार्थ होता है वो अणुओं से और अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ ये केवल एक परमाणु के लिए है, लेकिन किसी भी पदार्थ में केवल एक परमाणु तो होता नहीं है। देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स जो कि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है कि ये एक एटम के सेंस में बात थी, तो अब आप देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ एटम मिलके क्रिस्टल बनाते हैं। तो क्या होगा कि जब आपके बहुत सारे परमाणु इसी तरह पास पास होंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, सब परमाणुओं के फर्स्ट बैंड के इलेक्ट्रॉन, सारे परमाणुओं के फर्स्ट बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग होगी। फर्स्ट n = 1 के सेकंड की एनर्जी अलग होगी, तीसरे बैंड की एनर्जी अलग होगी, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सभी परमाणुओं के, उन्होंने अपना ही ग्रुप बना लिया। सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का अपना ही ग्रुप है, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का अपना ही ग्रुप है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इन सब में आपस में जो चार्ज होता है उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर सेकंड बैंड में आप पहुँचाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करानी होगी। इसी तरह अगर आप सेकंड बैंड के इलेक्ट्रॉन को थर्ड बैंड या उससे ऊपर वाले बैंड्स में आप जंप कराना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, अलग से एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बैंड है, सेकंड बैंड है, थर्ड बैंड है। अगर मैं सिलिकॉन एटम की बात करूं तो सिलिकॉन एटम में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था 2, 8 और 4 का। तो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, जो आपका आउटर मोस्ट बैंड होता है। देखिए इसमें मैं आपको 1-2 पॉइंट और बताऊंगी एनर्जी बैंड इन सॉलिड में। इसमें हम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट बैंड होगा और जो सेकंड बैंड होगा उसके बाद जो आपका आउटर मोस्ट बैंड होगा उसको हम वैलेंस बैंड भी बोलते हैं। देखिए फर्स्ट बैंड पूरा फिल होगा, उसी के बाद सेकंड बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सेकंड बैंड भी आपका पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। उसके बाद आपका सेकंड बैंड जब पूरा भर जाएगा उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन थर्ड बैंड में जाएंगे। जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एटम का, दैट इज कॉल्ड एज, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए उस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अलावा एक और बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को हिंदी में चालन बैंड भी बोलते हैं। चालन बैंड आपका इन बाकी बैंड्स की तरह पूरी तरह भरा नहीं होता है, ये आपका खाली होता है, एम्प्टी। अब कंडक्शन बैंड कब भरेगा, जब आप वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दें कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। यानी कि कंडक्शन बैंड आपका वो बैंड होता है जिसमें वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यानी कि एडिशनल एनर्जी पाकर जंप कर लेता है, उस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं, अगर मान लिया यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच गया और ये फील्ड हैं अपने, ये सारे फील्ड हैं, मीन्स ये बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भरा है। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही आपके बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जो मैंने पहला आपको बोला था कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मैं बताऊंगी आपको। तो
जो इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। जितने ज़्यादा किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो चालक पदार्थ होगा, जितने कम होंगे उतना ही वो कुचालक पदार्थ होगा, उतना ही उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी और कंडक्टिविटी लो होगी। अब अगर हम बात करें, ये जो मैंने आपको एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया है ये बेसिकली आपके सॉलिड सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो जैसे जैसे आप एनर्जी प्रोवाइड कराते जाएंगे अपने एक सिलिकॉन पदार्थ, सिलिकॉन से बने हुए किसी ठोस को, तो क्या होगा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आपके इस तरह से जाने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे और आपका पदार्थ और ज़्यादा चालक होता जाएगा। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपके बढ़ते हैं तो आपके कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल बढ़ जाती है। दिस इज़ द की फॉर्मूला कि एक्सटर्नल एनर्जी बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस टॉपिक में एनर्जी बैंड इन सॉलिड के अंतर्गत हमने 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ी। पहली चीज़ तो हमने पढ़ी वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड आपका होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने पढ़ा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके परमाणु, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सटर्नल एनर्जी कहीं से मिलती है तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जाके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी किसी भी तरह की है तो आप मेरे से एक कमेंट डाल के वीडियो के नीचे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँ। तो आज के लिए थैंक यू क्लास।